कहा जाता है जो लोग सोचते हैं खुद अपने बारे में कुछ लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। या फिर अपने बच्चों के बारे में जो बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत कुछ सोचते हैं, जो मेरे बच्चे को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, बच्चे को काबिल बनाऊंगा। हर माँ बाप का ख्वाहिश रहता है और माँ बाप अपने बच्चों को लेकर सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता वही है जो लिखी जा चुकी है। लेकिन अभी का दौर में लोग इसे भी मानने पर इनकार कर देते हैं। जो कोई तकदीर वगैरह नहीं होती है, महज एक कहावत है। तकदीर तो खुद को लिखनी पड़ती है और खुद अपनी मेहनत से तकदीर को बनानी पड़ती है। ऐसे कई सारे मोटिवेशन वीडियो आती है, लोगों को सीख मिलती है। आज मैं इस बात को क्यों कहा, क्योंकि आज की कहानी बिल्कुल इस कहावत पर फिट बैठती है। आज की कहानी में एक पिता अपने एक लौता बेटा, पिता करोड़पति होता है, अपने एक लौते बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। है तो पिता शराब का व्यापारी, शराब का उनका कारोबार है। 3 शराब की दुकान है, वो भी लखनऊ जैसे शहर में। और पिता के पैथोलॉजी का जो लैब है वो 12 लैब है। यानी पिता एक बिजनेसमैन है। पिता का सपना था उनका जो एक लौता बेटा है वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। वो 12वीं का एग्जाम देने के बाद उसका नीट की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर में डालते जो लखनऊ में। अब वो लड़का कोचिंग तो जाते लेकिन 2 साल वो असफल रहे, विफल रहे। 19 साल का लड़का होता है। फिर एक दिन, ये तारीख थी 19 फरवरी 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। एक दिन पिता 19 तारीख को रात के वक्त एक शादी समारोह से लौटने के बाद वो अपने बेटे के पास बैठते, करीब बैठकर बेटे से बातचीत करते, उसके बारे में जानकारी करते हैं। जो बेटा पढ़ाई कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि बेटा जो है पिता के अलावा उनका कोई नहीं होता। एक छोटी बहन है, पिता है और वो लड़का होता है। यानी माँ की मौत हो चुके थे। पिता जो है अपने बच्चों को, दोनों बच्चे को, जो लड़का लड़की होते उन दोनों को माँ बाप का प्यार देके पाल पोस कर बड़े किए। क्योंकि माँ की मौत जो है 9 साल पहले हो चुकी थी। अब बेटा उस टाइम 10 साल का था और जो लड़की थी वो उस टाइम 7 साल की थी। तो पिता ने अपने माँ बाप का प्यार देके उन बच्चों को बड़ा किया। लेकिन जब 19 तारीख की रात को बेटे से पूछा जा रहे थे तो बेटा ने साफ साफ अपने पिता को कहा, जो पापा मुझे डॉक्टर बनने का कोई दिलचस्पी नहीं, मैं नीट का एग्जाम में नहीं बैठता हूँ और मुझे ये परीक्षा भी नहीं देना है। पिता गुस्सा होता है, पिता नाराज होता है। 2 साल तूने बर्बाद किया, तीसरा साल चल रहा है तेरा नीट का एग्जाम की तैयारी का, और तू अभी भी बोल रहा है जो मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है और मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तो पिता थोड़ा गुस्सा हुआ, नाराज हुआ। और इसी गुस्से में पिता जो है उनके पास, क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन था, उनके पास एक लाइसेंस रिवॉल्वर था। उस रिवॉल्वर को निकालकर अपने 19 साल के बेटे को डराते। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पिता होकर एक 19 साल के नौजवान लड़का है, उसे पिस्तौल से डराना, रिवॉल्वर से डराना, तो पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पिता ने ऐसा किया। गुस्से में आकर अपने बेटे को रिवॉल्वर से डराने की कोशिश किया। रिवॉल्वर को देखते ही बेटा जिस ऊंची आवाज़ से बातें कर रहे थे, जिस लहजा से बातें कर रहे थे, वो लहजा उसका बदल जाता है और वो अपने पापा से अच्छे से बात करता है और कहते हैं, ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगा जो इस साल मैं पास हो जाऊँ नीट के एग्ज़ाम में। क्योंकि पिता जो है उसे MBBS डॉक्टर बनाना चाहता था। तो इतने में पिता उस रिवॉल्वर को टेबल पर रखते हैं और रखने के बाद थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होते हैं। इतने में वो बेटा वहीं पर बैठे हुए थे, उस रिवॉल्वर को उठा लेते। उठाने के बाद सीधा अपने पिता के ऊपर ताकते और पिता कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाते। इतने में पिता के ऊपर फायर कर देते। रात के दरमियान, रात के वक्त है ये, 19 और 20 फरवरी की रात है। जैसे फायर होता है आवाज़ आती है। तीसरा मंजिल पे ये सब कुछ हो रहा था। 3 मंजिला का घर होते हैं, ये लोग तीसरे मंजिल पे रहते। सेकंड फ्लोर पे जो है चाचा चाची रहते थे और ग्राउंड फ्लोर जो है खाली रहते थे, घर में ज़्यादा लोग थे। तो तीसरे मंजिल पे एक रूम से बहन बाहर निकाल कर आती है, गोली की आवाज़ सुनकर अपने पापा के रूम पर। बहन जैसे ही देखते हैं कि पापा लहूलुहान फर्श पर पड़े हैं और उसके जो भाई है उसके हाथ में रिवॉल्वर है।
उसे ज़रा भी समझने में देर नहीं लगी क्या हुआ है और किसने किया है। वो लड़की 17 साल की थी, 11वीं का छात्र थी। वो सब कुछ समझ जाते हैं। भाई ने भी अपनी बहन को देख लेते हैं। उसे रिवॉल्वर बहन की तरफ ताकते हैं और उसे डराते और उसे कहते हैं, तूने जो कुछ भी देखा इस बारे में तो किसी से जिक्र नहीं करेगी। अगर जिक्र करेगी तो अपने होठों पर लाएगी इस बात को, जो कुछ भी हुआ इस कमरे के अंदर, जिस तरीके से पापा को मारा उसी तरीके से मैं तुझे भी मार दूंगा। जा तू अपने कमरे में जा। वो बहन डर जाती है, डर के बारे में अपने कमरे में चली जाती है और सुन्न हो गई थी। फिर उसके बाद वो भाई बहन का जो कमरा वो बाहर से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, आराम से बैठ के सोचते हैं। सोचने के बाद अपने पिता के जहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी और उस बॉडी को डिस्पोज करने का सोच रहे, जो इस बॉडी को ठिकाने लगाना है। लेकिन पिता जो था भारी भरकम थे, 90 किलो के आसपास के पिता थे। उनके दोस्त लोगों ने बताया, भाई ने बताया, जो उनके भाई के वजन जो है 90 किलो था, क्योंकि उस पापा के साथ उस लड़का ने बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी की थी। इस कहानी को जब आप सुनेंगे ना तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यकीन करें तो किसके ऊपर करें, क्योंकि एक लौता सगे बेटे होते जो अपने पापा के साथ इस तरीके से पेश आए और अपने पापा को इस तरीके से मौत दी, और मौत देने के बाद उस बॉडी के साथ जो कुछ भी हैवानियत करते, लोगों का रूह कांप उठती है। अगर होता चलो गुस्से गुस्से में हो गया, लेकिन उसके बाद जो सोची समझी फिर उस बॉडी के साथ करता है तो लोग हैरान हो जाते, जो कोई लड़का अपने पापा के साथ, अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो राजधानी है। उसी लखनऊ शहर में एक सोसाइटी है, आसियाना सोसाइटी। आसियाना सोसाइटी में अच्छे अच्छे घर बने हुए, बंगलो टाइप का घर बने हुए, और वहाँ पे सब ज़्यादातर रईस लोग रहते हैं। उन्हीं में से एक 3 मंजिला का घर भी है। वो 3 मंजिला का घर का जो मुखिया है उनका नाम होता है मनविंदर सिंह। मनविंदर सिंह बिजनेसमैन होते हैं। उनके लखनऊ शहर के अंदर पैथोलॉजिस्ट का जो लैब है 12 लैब है, और उसी लखनऊ के अंदर 3 शराब की दुकान भी उनके चलते थे। यानी लैब के साथ साथ वो शराब के भी कारोबारी होते हैं। मनविंदर सिंह के परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं। मनविंदर सिंह का पत्नी का 9 साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन मनविंदर सिंह का 2 बच्चे हैं। एक लड़का है 19 साल का, जिसका नाम होता है अक्षत सिंह। अक्षत सिंह 12 का पढ़ाई करने के बाद वो नीट का तैयारी कर रहा था, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा था। और जो लड़की है वो 11वीं के छात्रा है और 17 साल उम्र होती है। परिवार में ज़्यादा लोग नहीं है। मनविंदर सिंह का एक भाई है, वो अपने पत्नी के साथ दूसरे मंजिल पर उसी बिल्डिंग पे रहते थे। जो 3 मंजिला घर है, 3 मंजिला का बिल्डिंग है। तीसरा फ्लोर पे मनविंदर अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। अलग अलग कमरों में सब रहते थे, दोनों बच्चे अलग कमरे में, पापा अलग कमरे में, और ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली रहते थे। बिजनेसमैन के चलते उनके घर के अंदर ही जैसा दफ्तर जैसा सब बने हुए थे, लोग आना जाना करते थे। 19 तारीख की बात है, 19 फरवरी 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। 19 तारीख की बात है, मनविंदर शादी समारोह से घर लौटे। रात को जब लौटे अपने बेटे से बात किया। अक्षत सिंह से बात करने के बाद सो जाते हैं। लेकिन 20 तारीख आते आते मनविंदर सिंह का फोन नहीं लग रहे थे। मनविंदर सिंह को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, तो उनके जो दोस्त लोग हैं और ऑफिस के कलीग लोग हैं अपने बॉस को फ़ोन कर रहे हैं। और उस सोसाइटी के में, आसियाना सोसाइटी में, मनविंदर सिंह बहुत ही हंसमुख इंसान थे। इस वजह से उनके सारे लोग फैन थे, सारे लोगों से अच्छे पेश आते थे। तो कुछ लोगों ने 20 फरवरी को मनविंदर को देखा नहीं सोसाइटी में। वो ऐसे राउंड लगाते सुबह के वक्त, जो जॉकिंग भी आप कह सकते हो, लेकिन 20 फरवरी को उनको नहीं देखा। तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो सोसाइटी वाले को, जो आज मनविंदर सिंह जॉकिंग में नहीं आया, क्या बात है। थोड़ा सवेरा और आगे बढ़ा तो लोगों ने एक दूसरे से जैसे ही मिला पूछताछ किया मनविंदर सिंह के बारे में। तो लोगों ने कहा जो पता नहीं, हमसे भी मुलाकात नहीं हुई। तो उनको फ़ोन लगाया जाता है। उनके पास 3 फ़ोन होता है। तीनों नंबर जो है सोसाइटी वाले के सबके पास थे। सारे लोगों ने एक एक करके कॉल लगाया और तीनों नंबर पे कॉल लगाया, लेकिन तीनों नंबर का स्विच ऑफ बता रहे थे। लोग थोड़ा और ज़्यादा हैरानी हुई, जो एक साथ 3 नंबर बंद होना और उनका जॉगिंग में ना आना सुबह के वक्त, उनको किसी ने देखा नहीं।
तो मनविंदर सिंह के जो भाई है उसी बिल्डिंग पे रहते थे, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछताछ किया, तो उन्होंने बताया जो हमें भी नहीं पता, तो ठीक है मैं उसका बेटे से पूछता हूँ। तो अपने भाई के बेटे अक्षत सिंह से पूछताछ करते हैं चाचा, जो अक्षत तेरा पापा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए भैया, भैया को आज एक मीटिंग अटेंड करना है और सोसाइटी में भी नहीं दिखा, लोगों ने फ़ोन किया, पूछताछ कर रहे थे। तो अक्षत ने अपने चाचा को यहाँ पर कहते जो पापा अर्जेंट में दिल्ली चले गए। तो चाचा ने पूछा अर्जेंट में दिल्ली चले गए, आज 20 तारीख है, एक मीटिंग में अटेंड करना है और बगैर किसी को बताया ऐसे कैसे चले गए। तो अक्षत सिंह ने बताया जो कल रात को शादी समारोह से लौटे उसके बाद कहा, मुझे बुलाया और कहा जो बेटा मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगा, ये कहकर चले गए। और पापा का नंबर नहीं लग रहा है, मैंने तो ट्राई नहीं किया, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। चाचा कहते बेटा सारे लोगों ने ट्राई कर चुका है, यहाँ तक कि मैं भी तेरे पापा का 3 नंबर पे कॉल किया, लेकिन तेरा पापा जो है फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, और फ़ोन लग ही नहीं रहा तो रिसीव करना दूर की बात है, 3 नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सही से बता तेरा पापा आखिर में बताया क्या। तो बेटा ने फिर से वही बात दोहराया, जो पापा ने बस इतना ही कहा 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अर्जेंट काम है, 2 दिन बाद वापस आऊँगा। अब धीरे धीरे और समय बीत रहा था, लोगों के अंदर बेचैनी हुई, जो फ़ोन का स्विच ऑन क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ मनविंदर सिंह को ढूंढने के लिए पूरा सोसाइटी बेचैन हो जाता है, और आखिरकार इन लोगों ने फैसला किया चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं और मनविंदर सिंह के बारे में बताते हैं। इसमें बेटा अक्षत सिंह को भी ले लेते हैं, जो चलो तुम भी चलो साथ में, इकलौता बेटे थे। चाचा भी साथ में थे और सोसाइटी वाले थे। गए नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर पूरी बात बताया। पुलिस वाले एक बिजनेसमैन है और इस तरीके से बेटा भी कह रहा है जो 2 दिन के लिए कहकर गया था दिल्ली, खामखा लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे इसीलिए स्विच ऑफ रखा, कहीं डिस्टर्ब ना हो, परेशानी ना हो। पुलिस के मन में ये सब ख्याल आया। पुलिस ने फिर भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते और कहते जो ठीक है आप लोग जाओ, पता करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन पुलिस इस केस में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लिया था। धीरे धीरे समय बीता, 20 से 21 हो जाता है, 21 से 22 होता है, 22 से 23 होता है। लेकिन 23 तारीख को अब उस सोसाइटी के लोग जो है गुस्सा बाहर आ जाते हैं और थाने में पहुंच जाते हैं। थाने में पहुंच के बड़े आला अधिकारी से मिलना चाहते थे। अब सोसाइटी के सब नामे गिने चुने लोग थे, पैसा रसूखदार लोग थे, सारे लोग हैं। बड़े ऑफिसर से मिला, ऑफिसर से पूरी बात बताया गया, मिसिंग कंप्लेंट के बारे में भी बताया गया था, जो 20 तारीख को कंप्लेंट थे, लेकिन तब तक मनविंदर सिंह वापस नहीं आए, 2 दिन कहकर गए थे। तो यहाँ आला अधिकारी कंप्लेंट सब सुनते हैं, सुनने के बाद कहते जो ठीक है हम लोग अब इस केस को शुरुआत से देखते आखिर हुआ क्या है। इतने में सोसाइटी वाले जो है सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं। जब सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं तो दिखता है कि 19 तारीख को जिस तरीके से अक्षत सिंह ने बताया, जो पापा रात को आए और फिर मुझे बुलाया और वो दिल्ली चले गए, लेकिन आते हुए कैमरे में कैद हुआ, जाते हुए कैमरे में कैद नहीं हुआ। 20 तारीख की रात से लेकर 19 और 20 तारीख की रात से लेकर 23 तारीख तक सारे फुटेज खंगाला, लेकिन किसी भी कैमरे में मनविंदर सिंह को घर आने के बाद बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दिया। लोग हैरानी हुए, इस बात को पुलिस को बताया गया। केस में थोड़ा झोल समझने लगे, जो इन सिंपल केस नहीं है, मनविंदर सिंह गायब नहीं हुआ बल्कि उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। अब घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए बेटे से ही पूछताछ होती, कि बेटे से लास्ट टाइम बात हुई और बेटे ने ही तहरीर दिया सब कुछ। तो जब बेटे से पूछताछ हुई, बेटा थोड़ा डर जाते हैं। अब एक 19 साल का लड़का है, पुलिस पूछताछ करे तो बेटा इधर उधर के बातें करने लगे। तो लोगों ने सोचा शायद डरे हुए हैं, पापा नहीं मिल रहे, परेशान है, इस वजह से इधर उधर हुआ। पुलिस भी समझ रहे थे, और 19 साल का लड़का है, इकलौता बेटे है, पापा गायब है, इस वजह से उसे ज़्यादा सख्ती भी नहीं करता और ज़्यादा शक भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो अक्षत सिंह है वो थोड़ा डरा हुआ था, डर जाते हैं। पुलिस का बार बार पूछताछ से लोगों का आवाजाही और ज़्यादा हो गया, रिश्तेदार आने लगे, फ़ोन में नहीं लग रहा, इसीलिए लोगों को लगा मनविंदर सिंह के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुआ। और अक्षत सिंह आखिरकार डर के चलते वो अपने पापा का एक करीबी दोस्त को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं अंकल पापा दरअसल कहीं गायब नहीं हुआ,
बल्कि पापा ने तो सुसाइड कर लिया। जैसी ये बात पापा के दोस्त को बताया जाता है अक्षत सिंह द्वारा, वो बहुत नाराज होता है, बहुत गुस्सा होता है। जो तुम कैसे ये कह सकते हो, तुम 3 दिन से हम लोगों के साथ खुद अपने पापा को ढूंढ रहे थे, अपने पापा को लेकर परेशान थे, और अब जाकर तुम कह रहे हो कि पापा ने सुसाइड कर लिया। वो रोते हुए अक्षत सिंह ने बताया। अब वो दोस्त फौरन पुलिस को खबर देती है और पूरे रिश्तेदारों को, सारे लोग जो परेशान थे, सारे लोगों को बताते हैं जो अक्षत सिंह ने मुझे फ़ोन करके ऐसा बताया। तो पुलिस का टीम सीधा उस घर में पहुंचते हैं। घर में पहुंचने के बाद अक्षत सिंह से पूछता है, जो ठीक है चलो तुम डरे हुए थे इसीलिए तुमने कुछ बताया नहीं, अब जब बताए हो तो बताओ तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया, बॉडी कहाँ है। इसमें अक्षत सिंह और ज़्यादा घबरा जाता है और फिर इधर उधर के बातें करने लगते हैं। जब इधर उधर के बातें करने लगते हैं पुलिस समझ जाते हैं और पुलिस उसे लेकर थाने पहुंचते हैं। तब तक मनविंदर सिंह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बस सिर्फ शक के बिना पर जो पुलिस को लग रहा था जो अक्षत सिंह ने कुछ किया होगा या फिर किसी के पास हकीकत है आखिर मनविंदर सिंह है का। थाने पहुंचने के बाद तसल्ली से उसे पूछताछ करते हैं। जब तसल्ली से पुलिस अपने अंदाज से पूछताछ करते तब जाकर अक्षत सिंह टूटता है और वो सच बताते हैं जो अब तक किसी को नहीं पता थी और ना किसी को बताया था। अक्षत सिंह बताते हैं दरअसल मेरे पापा का मैंने मौत के घाट उतार दिया, पापा को मैंने 19 और 20 तारीख को ही मार डाला। पुलिस ने पूछा ठीक है मार डाला, लेकिन तुम्हारे पापा का बॉडी कहाँ है, वो तो दिखाओ, वो कहाँ फेंका तुमने। तो इसमें अक्षत सिंह बताते हैं पहले मैंने पापा को गोली मारा, गोली मारने के बाद मैंने उसका बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश किया, लेकिन पापा के भारी भरकम जो बॉडी है मैं उठा नहीं पाया। इस वजह से मैं 20 तारीख को सुबह, या 19 तारीख की रात को हो गई तो 19 और 20 की रात को, 20 तारीख को सुबह मैं, क्योंकि मैं जब पापा को मारा मेरी बहन ने देख लिया था, मैंने अपने बहन को बंदी बना लिया था, उसी के घर में उसको बंद कर दिया था। सुबह सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा मंगाया, बहन को पिज़्ज़ा खिलाया, फिर उसको बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर से उसको डराया धमकाया जो अगर तूने किसी को बताया जो पापा के साथ हुआ है वही तेरे साथ होगा। मेरे बहन किसी को नहीं बताई क्यों, मुझे यकीन है वो डरी हुई है। उसके बाद मैं बाजार जाता हूँ, वहाँ से आरी खरीद कर लेकर आता हूँ। आरी खरीदने के बाद मैं फिर पापा के कमरे में जाता हूँ, पापा के बॉडी जहाँ पर पड़े हुए थे उनके दोनों हाथ काट देता हूँ, उनके दोनों पैर काट देता हूँ, उनके धड़ से गर्दन, मतलब गर्दन से सिर भी अलग कर देता हूँ, और ये तीनों चीज़ को मैं पन्नी में भर कर सीधा गाड़ी में डिक्की में डालता हूँ और सुनसान जगह पे जाता हूँ। जंगल के तरफ जाने के बाद ये तीनों चीज़ों को मैं डिस्पोज कर देता हूँ, जला देता हूँ, एसिड से जला देता हूँ, लेकिन ठीक से जली नहीं। मुझे डर भी लग रहा था जो कोई मुझे देख ना ले। मैं जल्दबाजी में जितना जला सका उतना जलाकर फिर मैं घर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा देर होगा, लोग आना जाना करेंगे, पापा के बारे में पूछताछ होगी, और पापा की बॉडी जो है पापा के कमरे में ही धड़ पड़े हुए हैं। फिर मैं आता हूँ, अब धड़ को ले जाना चाहता था उसी जगह पर और धड़ को भी उसी तरीके से जलाना चाहता था, लेकिन धड़ जो है बहुत ज़्यादा भारी भरकम था। इतने में पापा का दफ्तर से एक व्यक्ति आया और आने के बाद पापा के बारे में पूछताछ करने लगे। तो मैंने कहा पापा दिल्ली चले गए। फिर सोसाइटी वाले आने लगे पापा के पूछताछ करने के लिए, जो लोग उनके साथ जॉगिंग करते थे सुबह के वक्त, तो उन लोगों को भी बताया जो पापा दिल्ली चले गए। अब मुझे डर ये लगने लगा जो पापा के धड़ को कैसे मैं ले जाऊँ, सारे लोग पूछताछ करते और इतनी भारी भरकम धड़ है, मैं उठाकर डिक्की में डालूँ तो कोई आ जाएगा, किसी की नज़र पड़ेगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊँगा। इस वजह से मेरे घर में एक ब्लू ड्राम रखा हुआ था और ये सब ड्राम वाली मामला जो है मैं देख चुका था। बॉडी को छुपाने के लिए बहुत अच्छा जगह है, तो मैं अपने पापा का जो बॉडी है उस ब्लू टंकी में डाल देता हूँ, जो ड्राम होती है ब्लू ड्राम में डालकर वो घर के अंदर एक साइड में पड़ा हुआ था, ढक्कन बंद कर देता हूँ। उसके बाद खून वगैरह साफ़ कर देता हूँ। फिर लोग आना जाना करता है, मैं ये सब कहानी बनाते गए और लोगों को गुमराह करते गए। और मेरी बहन को भी मैं डरा धमका कर रखा था, मेरी बहन किसी को नहीं बताएगी। मेरी बहन का एग्ज़ाम भी था, इसीलिए वो पास पड़ोस में ही एक सहेली उसके पास जाती है, उसे पढ़ाई करती है नॉर्मली, वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती और मुझे पता था वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, इसीलिए बहन को लेकर मुझे डर नहीं था और मैं लोगों को गुमराह करते गया जो पापा दिल्ली चले गए। फिर धीरे धीरे मैं, जब मुझे समझ में आया जो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उनके दोस्त को फ़ोन कर बताया पापा सुसाइड कर लिया। ये सारी बात और सच्चाई उगल लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल
एक लौता बेटा, करोड़ों की संपत्ति जो पापा ने इकट्ठा किया सब उसी का है, तो फिर वो अपने पापा को मार क्यों डाला? इस सवाल का जवाब अक्षत सिंह जो देते हैं ना, हर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते जो बच्चे लोगों को प्रेशर करते हैं, प्रेशर से कुछ बनवाना चाहता है। जैसे कोई बच्चा, जैसे इस मामले में अक्षत सिंह को जो है डॉक्टर नहीं बनना था, बल्कि वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे अपने पापा के जैसा। लेकिन पापा को जो है अपने बेटे को डॉक्टर बनाना था, एमबीबीएस का डॉक्टर बनाना था। इस वजह से वो अपने बेटे के ऊपर प्रेशर कर रहा था, जो तुम डॉक्टर ही बनोगे और तुम्हें नीट का एग्जाम देना है, उसके बाद एमबीबीएस के लिए तुम्हें पढ़ाई करना है। और यहाँ अक्षत सिंह को ये सब चीज़ों में, पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था। वो इसीलिए बाप बेटे में 19 तारीख को झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि घर में कोई और नहीं थे, बहन थी दूसरे कमरे में। तो बाप बेटे में अक्सर इस बात को लेकर आनाकानी होता था। लेकिन 19 और 20 तारीख को रात को बहुत ज़्यादा हो गया और पापा मनविंदर सिंह ने जो है अपना लाइसेंस से रिवॉल्वर निकाल कर अपने बेटे को डराया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उनको। एक 19 साल के लड़का को रिवॉल्वर से डराना, वो भी बाप होकर। तो उस टाइम जो अक्षत सिंह है अपने पापा को देखते ही वो डर जाते हैं, रिवॉल्वर निकाल लिया, वो शांत हो जाते हैं, फिर पापा की हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इतना भी पापा का भी गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और पिस्टल रिवॉल्वर को जो है टेबल पे रख देते हैं। जैसे टेबल पर रखता है, अक्षत सिंह उसी जगह पर मौजूद था और रिवॉल्वर को उठा लेते और गुस्से में अपने पापा के सिर पर गोली मार देते हैं। मौके पर ही मनविंदर सिंह का मौत हो जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर जो पास की कमरे में बहन थी, बहन आती है। बहन अपने भैया को देख लेती है जो पापा को गोली मार दिया। पापा लहूलुहान है और फर गिरी है। लेकिन वो अपने बहन को भी डरा देते हैं, जो अगर तूने किसी को बताया मैं तुझे भी इस तरीके से मौत की घाट उतार दूंगा। अब सवाल उठता है, चलो ठीक है, उस टाइम उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। फिर 2-3 दिनों तक लोग, पूरा परिवार के, रिश्तेदार के सारे लोग उस घर में मौजूद हो जाते हैं। फिर भी बहन सब कुछ काम कर रही थी, सब कुछ लोग पूछ भी रहे थे, वो भी कुछ ना कुछ बता रही थी। लेकिन वो बहन आखिर अपने भाई के बारे में क्यों नहीं बता रही थी? क्या लोगों के बीच में भी उसे डर था अपने भाई को लेकर, जो भाई मुझे ना मार दे इन सारे लोगों के बीच में? या फिर वजह कुछ और थी? या फिर ऐसा भी हो सकता है वो पढ़ी लिखी थी, 11वीं कर रही थी, वो 17 साल की थी, उसे भी समझ थी। शायद वो अपने भाई को बचाने के चक्कर में चुप रही, खामोश रही और अपने भाई के करतूत के बारे में किसी को नहीं बताई। ये भी हो सकता है। लेकिन उस भाई ने, अक्षत सिंह ने, पूरी बात बताया पुलिस वाले को सामने, जो मेरी बहन ने देख लिया, मैंने अपनी बहन को डराया, धमकाया, कमरे में बंद कर रखा। फिर 2 दिन बाद जब लोगों का आवाजाही हुआ, मैं अपनी बहन को बाहर कर दिया और उसे डराया, किसी से कुछ नहीं कहना, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर में है। सोचिए, वो बेटा, जिस बेटे को बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो बेटे को डॉक्टर नहीं बनना था, बल्कि अपने पापा के जैसा बिजनेसमैन बनना था। होता ना, जबरदस्ती कोई भी चीज़ आप किसी से नहीं करवा सकते हो, चाहे आपके बेटा ही क्यों ना हो। आजकल के दौर के हिसाब से तो किसी के ऊपर सख्ती नहीं करना चाहिए। जो उसे पसंद है, जो वो करना चाहता है, जिसे उसे दिलचस्पी है, उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसमें एक चीज़ तो समझ में आती है, यहाँ बच्चों को जो है शिक्षा से ज़्यादा संस्कार की ज़रूरत है। भले ही आप मनविंदर सिंह पैसा वाले थे, अच्छे कोचिंग सेंटर में उस बच्चे को दिया था, बड़े घर में रहते थे, अच्छी चीज़ सब कुछ मनपसंद का करवाते थे, जो भी मांगता पूरा हो जाता। लेकिन शायद बेटे को संस्कार नहीं दे पाए थे। आप बड़े स्कूल में तो डाल देते हो, शिक्षा तो हासिल कर लेंगे, लेकिन जो संस्कार होती है, अगर उस बच्चे के अंदर संस्कार होती तो शायद वो ये कदम कभी नहीं उठाता। और मैं अभी भी कहूँगा, बाप को भी वो रिवॉल्वर निकाल कर बेटे को डराना नहीं चाहिए था, तो शायद आज मनविंदर सिंह जिंदा होते। तो ये वो पूरा कहानी है। इस कहानी में किसकी गलती है? क्या पिता का गलती है रिवॉल्वर निकालना, जैसे मुझे लग रहा है, या फिर बेटे का? तो है ही, गलती तो 100% है। जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया,
जिन्होंने उसके भविष्य के अच्छे के लिए पेशर कर रहे थे, आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरणा दे रहे थे, लेकिन वही बेटा पलट कर पिता को मौत के घाट उतार देते हैं। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।